देखिए, स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर लेक्चर 1। बिल्कुल प्यार से समझाएंगे, सबके लिए काम आएगा। सीबीएसई एचपीएससी, बस शांति से देखते जाइए। न्यूमेरिकल भी सोल्व कराएंगे, न्यूमेरिकल का अलग पोर्शन रहेगा और थ्योरी पोर्शन का अलग रहेगा। डेरिवेशन प्रॉपर कराई जाएंगी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। और थ्योरी व्यूरी नोट्स वोट्स आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। देखिए, तो लेक्चर 1 में स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए, सबसे पहले वर्ड देखिए क्या, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कितने वर्ड से मिलके बना है? इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म। बात समझ में आई कि नहीं? पहली बात तो इसमें चार्ज का डिस्कशन होगा। किसका? चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, समझ गए। अब ये दो चीजों से मिलके बना है। किससे? एक इलेक्ट्रो से, एक इलेक्ट्रो से मिलके बना है, दूसरा मैग्नेटिज्म से। बताइए, कोई दिक्कत नहीं? समझिए, ठीक है। इलेक्ट्रो को आगे 2 फर्दर में डिवाइड किया गया, 2 फर्दर कैटेगरी, ठीक है। इलेक्ट्रो को किस में डिवाइड किया गया? इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, जो आप टॉप पर नाम देख रहे हो। दूसरा इलेक्ट्रो डायनामिक्स। क्या? इलेक्ट्रो डायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? चार्जेस एट मोशन। चार्जेस किस में होंगे? मोशन में होंगे। बात समझे नहीं समझे? चार्ज का डिस्कशन करेंगे। अब चार्ज क्या होता है वो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करेंगे तब बात करेंगे चार्ज क्या है। तो दो इलेक्ट्रो को 2 हिस्सों में बांटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चार्ज एट मोशन। डायनेमिक्स का मतलब ही होता है मोशन और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। बात समझे नहीं समझे? समझ गए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपके कुछ चैप्टर्स हैं। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, फ्लक्स पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। तो ऐसे करते करते आपका चैप्टर ये पूरा खत्म हो जाएगा। करीब इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखो तो 2 चैप्टर में बांट रखा है, अदरवाइज तो ये 4 चैप्टर में खत्म होगा, 4 हिस्सों में। क्लासेस देखते हैं कितनी लगेंगी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपका किस नाम से है? बुक में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नहीं लिखा, बुक में लिखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझे नहीं समझे? हाँ। इसके अंदर 2 चैप्टर है, 4 इसमें, 2 इसमें, 6। मैग्नेटिज्म, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, मैग्नेट के बारे में बात करेंगे, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, किस तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बात समझे नहीं समझे? जी, समझ गए। आप क्वेश्चन का भी एक सेशन रखेंगे सब पे। तो पहले डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ गए जी? समझ गए। अब देखिए, देखिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? चार्जेस एट रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जी ठीक है, चार्जेस एट रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चार्ज बताइए कि चार्ज का ओरिजिन कहाँ से हुआ, चार्ज आया कहाँ से आपके हिसाब से? सबसे पहले आपने चार्ज का वर्ड कहाँ सुना? जी, सबसे पहले हमने चार्ज सुना एटम। जब एटम पढ़ रहे थे तब आपने एटम में पढ़ा था कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पढ़े थे नहीं पढ़े थे? जी हाँ, बिल्कुल पढ़े थे। तो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाँ। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाँ। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। तो चार्ज का ओरिजिन कहीं ना कहीं आप एटम से पढ़ के आए हो, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है।
तो चार्ज कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। अब देखिए, ठीक है, हम समझ गए थोड़ी सी बात। अब पढ़ते हैं एक बार के लिए फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं। चार्ज पे वापस आएंगे अभी। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, देखो वर्ड फंडामेंटल का मतलब समझो क्या है। फंडामेंटल वर्ड का मतलब, देखो फंडामेंटल वर्ड मतलब बेसिक, मतलब बिल्कुल छोटी से छोटी यूनिट की बात कर रहे हैं, बेसिक यूनिट की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल मतलब जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। बात समझ में आई? जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती है, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दूं तो जैसे बॉडी में बेसिक फंडामेंटल यूनिट कौन सी है? सेल। सेल को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हो या नहीं? तो ऐसे ही फंडामेंटल क्या? बेसिक, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल। फंडामेंटल का मतलब स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे पार्टिकल्स। तो NCERT के बुक के अकॉर्डिंग आपके पास 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपने तीनों का नाम सुना होगा। जी हाँ जी। मुझे एक बात बताओ, आपने NCERT क्यों बोला? ऐसी क्या खास बात है इन 3 में जो आप NCERT बोल रही हो? सब बुक्स में लिखा होगा। देखो, अगर मैंने कहा कि आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपका फंडामेंटल पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन क्या फर्दर डिवाइड होगा? नहीं होगा। अगर मैंने लिखा प्रोटॉन आपका फंडामेंटल पार्टिकल है, क्या प्रोटॉन फर्दर डिवाइड होगा? नहीं होगा। अगर मैंने लिखा न्यूट्रॉन आपका फंडामेंटल पार्टिकल है, क्या ये फर्दर डिवाइड होगा? नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, फर्दर डिवाइड हो सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसा पार्टिकल है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। बात समझे? जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, यानी फंडामेंटल पार्टिकल कौन हुआ? सिर्फ इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है। पर NCERT में लिखा है तो हमें मानना पड़ेगा कि तीनों फंडामेंटल पार्टिकल है। बात समझे? तो ये ध्यान रखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। जी एक बार बता दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फर्दर डिवाइड होके किससे बने हैं, वो भी बता देती हूँ। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन से हैं जिनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन के बने हैं? देखो देखो, प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्वार्क से मिलके बने हैं। क्वार्क्स, क्वार्क्स पार्टिकल का नाम है। ठीक है, ये सब आप कहाँ पढ़ोगे? कभी आपने MSc करी तो आप पढ़ोगे पार्टिकल फिजिक्स में। बात समझ में आई या नहीं? ऐसे कभी मौका नहीं मिलेगा आपको इन सबको पढ़ने का। ठीक है, तो क्वार्क्स, अगर जैसे 3 क्वार्क मिलके, 1 क्वार्क, 2 क्वार्क, 3 क्वार्क मिलके एक प्रोटॉन बना, 3 क्वार्क मिलके एक न्यूट्रॉन बना। ठीक है, तो प्रोटॉन से भी छोटे पार्टिकल हैं, और वो कौन से हैं? क्वार्क्स हैं। बात समझ में आई? तो फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हैं हमारे? फंडामेंटल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पर इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके क्वार्क से मिलके बने हैं, फिर भी इनको फंडामेंटल कह रहे हैं। जस्ट एक माइंड में थॉट होनी चाहिए। ठीक है, अब बात फिर से चार्ज की करते हैं। चार्ज, ठीक है, चार्ज का सिंबल लिखते हैं Q, इस तरीके से। कैपिटल Q भी लिख देते हैं, स्मॉल q भी लिखने को मिल जाएगा, कुछ मर्जी लिख लो। ठीक है, ठीक है जी। चार्ज एक क्वांटिटी है। हाँ, क्वांटिटी है। क्वांटिटी क्या होता है? चार्ज मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर सकते हो,
ये सब कहाँ पढ़ा था? 11th में पढ़ा था जी। हाँ, छोटी छोटी टर्म्स यूज होंगी, ठीक है। चार्ज को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप चार्ज को मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये स्केलर है या वेक्टर है, ये पता होना चाहिए आपको। स्केलर है या वेक्टर है? चार्ज स्केलर है। चार्ज क्या है? स्केलर है। कैसे पता चला? ये जो वेक्टर एडिशन के लॉ होते हैं, क्या वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करता? कौन? चार्ज। वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करता। अगर ये फॉलो नहीं करता तो ये वेक्टर नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? अब ये सब नहीं समझ में आया तो जाके 11th के वेक्टर्स जाके देखो एक बार, और वो कहाँ मिलेंगे? प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें आपको 7-8 लेक्चर मिल जाएंगे, उसी में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। हाँ, जाके देखिएगा वेक्टर्स। तो चार्ज ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि क्या है? स्केलर है। स्केलर है मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। स्केलर है, समझिए। अब क्या है? यूनिट। चार्ज की यूनिट क्या है? चार्ज की यूनिट है कूलम। कूलम सर ने दी, और सिंबल लिखते हैं हम सी, कैपिटल सी, ठीक है। कैपिटल सी है, स्मॉल सी नहीं है, कैपिटल सी, ठीक है। हाँ जी, सिंबल की बात होगी, स्केलर की बात हो गई, यूनिट की बात हो गई, ठीक है। चार्ज के बारे में बात हो गई। अब यहां से अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या? बेसिक, नेक्स्ट टॉपिक बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो, अभी तो आपको जस्ट मैं इसमें मैक्सिमम 2 पॉइंट बता दूंगी। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये 2 नंबर में, तो 2 पॉइंट से काम नहीं चलेगा, कम से कम 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। 4 पॉइंट लिखोगे तो बाकी के 2 पॉइंट कहाँ से लिखोगे? वो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा तो मैं आपको मिक्स कर दूंगी वो 2 पॉइंट भी, ठीक है। ठीक है, चलिए पहले 2 पॉइंट सीखते हैं, फिर बाकी के 2 पॉइंट सीखेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होते हैं? देखिए, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझिए। अगर मान लीजिए ये एक न्यूट्रल बॉडी है, क्या है? न्यूट्रल बॉडी है। अब आपको पता है न्यूट्रल बॉडी है तो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा? अगर मैं इस पे पूछ लूँ इस बॉडी पे चार्ज कितना है, क्यू, क्या कहोगे? 0 कूलम। और जैसे मान लो ये पेन है, मार्कर है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, जी हाँ। इस पे चार्ज कितना है टोटल? क्या कोई चार्ज क्रिएट हुआ है इस पे? नहीं, तो इस पे टोटल चार्ज है 0 कूलम का। बात समझ में आई? समझिए। तो एक न्यूट्रल बॉडी के ऊपर चार्ज है 0 कूलम का, इस बात को याद रखिए। या मैं ये कह लूं, अगर इस पे 0 कूलम का चार्ज है तो मैं ये कह सकती हूं कि इसमें जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। बताओ, ये बात कही जा सकती है? हाँ, ताकि ये कैंसल हो जाए। हाँ, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। या मैं ये कह लूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, एक सेकेंड, ये बात बतानी रहेगी आपको। बेसिक यूनिट से पहले एक पॉइंट और देखिए, एक पॉइंट रह गया डिस्कस करना। चार्ज में ही, चार्ज पढ़ रहे थे, चार्ज में ही एक पॉइंट डिस्कशन का रह गया। अब हमने पढ़ा कि 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, पढ़ा था? हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जी हाँ, ठीक है, पढ़ा था। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर मुझे चार्ज बताइए। पहले बात करते हैं रिलेटिव चार्ज की। किसकी? रिलेटिव चार्ज। अब देखो, रिलेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? रिलेटिव चार्ज का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा, सपोज करो इस मार्कर का वेट 10 ग्राम है। जैसे मार्कर का भी वेट मत करो, सपोज करो मैंने कहा कि ये जो आपके पास एक सेकंड देखिए, सपोज करो मैंने कहा कि इस पेन की हाइट, इस पेन की हाइट 1 सेंटीमीटर है, इस पेन की हाइट 1 सेंटीमीटर है, जी ठीक है। अब मैंने ऐसे ऐसे डबल के रख दिए, ऐसे 2 पेन रख दिए, तो
इस पूरे कंप्लीट की कितनी हाइट होगी जी? 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो मैंने ये रिलेटिव कंपैरिजन किया आपस में। हाँ, जैसे और समझो, मुझे बताओ कि अभी बताना, हाँ ये बताओ कि अगर मेरे पास ये पेन है और एक ये पेन है, पहले मुझे बताओ ये पेन पतला है या मोटा है? जी पतला है। पतला है, कैसे पतला है? ये देखो। अब बताओ इसके कंपैरिजन में, जी रेड वाला मोटा है, ये पिंक वाला पतला है। हाँ, अब नहीं जी, ये वाला ज्यादा मोटा है, ये दोनों पतले। तो ये क्या हो रहा है? पतला मोटा क्या चल रहा है? ये तीनों का कंपैरिजन चल रहा है। बात समझे नहीं समझे? बताइए। समझ गए? तीनों का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव चार्ज इसी तरीके का है। अगर इलेक्ट्रॉन पे -1 का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहा, अगर इलेक्ट्रॉन पे -1 का चार्ज है तो प्रोटॉन पे +1 का होगा और न्यूट्रॉन पे 0 का। बात समझे नहीं समझे? अगर मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन पे -10 कूलम का चार्ज है तो प्रोटॉन पे 10 का होगा। बात समझे? ऐसा ही तो रिलेटिव चार्ज है ये। एक का बता रहे हैं, साथ साथ दूसरे का कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं रिलेटिव वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि अब मैं एक्चुअल चार्ज लिखूंगी यहाँ पर कि एक्चुअल चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना? नेगेटिव, और कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यूनिट इज कूलम। समझे नहीं समझे? जी समझ गए। अब प्रोटॉन पे कितना होगा जी? अगर इस पे 1 है तो इस पे भी 1 रहेगा, पर अगर इस पे नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव, ठीक है। पहले तो पॉजिटिव बना दो। अब अगर इस पे इतना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इस पे भी कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। बात समझे नहीं समझे? समझ गए? बताइए, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। और इस पे कितना होगा? इस पे तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर भी रिलेटिव भी एक्चुअल भी। समझ गए? समझ गए। अब रिलेटिव चार्ज समझे, एक्चुअल समझ गए, समझ गए। अब करते हैं मास की बात। किसकी? मास की बात। की मास कितना होता है ये बताना था आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बताना था कि ये सब क्या होंगी प्रॉपर्टीज, चार्ज, मास, रिलेटिव चार्ज। मास, इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन इज अ लाइट पार्टिकल। कैसा पार्टिकल? बहुत हल्का पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल। तभी मास देखिए कितना कम मास है, लाइट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। पावर देखिए 10⁻31, समझ रहे हैं? 0.00000009, ठीक है, लाइट पार्टिकल। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का देखिए 1.67, देख लीजिएगा इसका क्या है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं ध्यान आ रहा। पावर में तो 10⁻⁻27, 1.6 आई थिंक 4642 पता नहीं क्या होता है, और इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखो अप्रोक्सीमेट दोनों का बराबर होता है। यहाँ कुछ नंबर में डिफरेंस होता है, 2646 ऐसे ही नंबर, एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन न्यूमेरिकल में लगभग बराबर ले लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में लगभग बराबर लेंगे, अदरवाइज मास ऑफ प्रोटॉन आपका ज्यादा रहेगा मास ऑफ न्यूट्रॉन से। यहां ज्यादा रहता है कुछ अमाउंट, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। ये सारे हमने चार्ज की प्रॉपर्टी उसकी बात कर दी, चार्ज के बारे में बात कर दिया। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या? चार्ज। अब जैसे मान लो मैं वही बात बता रही थी कि एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, तो उस पर टोटल चार्ज कितना? 0 कूलम का। अब 0 कूलम का यानी जितना उस पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। जी हाँ। अब नेगेटिव चार्ज किसका था? अभी देखा, इलेक्ट्रॉन का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ
प्रोटॉन। ये बात समझ में आई या नहीं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे किसमें? एक न्यूट्रल बॉडी में। इतनी बात समझ में आई जी? समझ गए। अब एक न्यूट्रल बॉडी है, अगर उसमें से मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं तो उसके अंदर क्या बच जाएगा? अगर मान लो इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं तो क्या ज्यादा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये न्यूट्रल बॉडी कैसी बन जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज्ड। बात समझ में आई या नहीं? न्यूट्रल बॉडी कैसी बन जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। अगर इस न्यूट्रल बॉडी को मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं, क्या करूं? इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं। देखिए कैसे, फिर से देखिए, जैसे ये न्यूट्रल बॉडी, इससे इलेक्ट्रॉन लिया तो ये बन गई पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, ठीक है। अब मैं कह रही हूं इस न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो ये बॉडी कैसी बन जाएगी? नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी। बात समझ में आई या नहीं? हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बेसिक बातें हैं, पता होनी चाहिए। नेगेटिवली चार्ज, समझ गए? ठीक है। अब देखिए, सपोज करो ये एक ग्लास की रोड है, क्या? एक ग्लास की रोड है, और एक ये सिल्क का कपड़ा है, क्या है? सिल्क का कपड़ा है। तो मैंने क्या किया, एक ग्लास की रोड पे सिल्क का कपड़ा ऐसे रब किया। क्या किया? ये रब करा, रबिंग करी, ठीक है, कर दी रबिंग। रबिंग करने से होगा क्या? रबिंग करने से क्या होगा? इससे, इस वाली ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। हाँ, बिल्कुल रिमूव होंगे। इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर सिल्क के कपड़े के अंदर जाएंगे। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ग्लास रोड कैसी बन जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। अभी बताया, ये एक न्यूट्रल बॉडी है या नहीं? हाँ, बिल्कुल है। ये भी अभी न्यूट्रल बॉडी थी रबिंग से पहले? हाँ, बिल्कुल थी। जैसे ही आपने दो न्यूट्रल बॉडी को रब किया, चार्जेस क्रिएट होने लगे। बात समझ में आया? क्रिएट कैसे होंगे चार्ज? क्या चार्ज बनता है? चार्ज क्रिएट होता है? नहीं, गलत लाइन है ये। चार्ज क्रिएट नहीं होते, चार्ज का ट्रांसफर होता है। बात समझे? समझ गई। जैसे ही आपने दो न्यूट्रल बॉडी को रब किया, न्यूट्रल बॉडी को रब किया, जैसे ही आपने दो न्यूट्रल बॉडी को, चार्ज का ट्रांसफर हुआ, चार्ज क्रिएट नहीं हुआ। इस बात को फिर समझेंगे, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, यानी चार्ज रिमूव हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो ग्लास रोड क्या बन गई? पॉजिटिवली चार्ज। और सिल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन गया तो सिल कैसा बन गया? नेगेटिवली चार्ज। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है कि अगर ग्लास रोड को सिल के कपड़े के साथ रब करो तो ग्लास रोड पे कौन सा चार्ज आता है? ये याद रखिए, ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आता है, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आता है। बात समझे नहीं समझे? तो चार्ज का क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है। बात समझे नहीं समझे? जी समझिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आगे बेसिक प्रॉपर्टी से ही कंटिन्यू करेंगे, 4-5 पॉइंट बताएंगे आपको, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर 2 में, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए, प्लेलिस्ट को चेक करिए, ठीक है।